हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर का 3rd पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना आप, ताकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो लास्ट जो हमारे 2 पार्ट हैं उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अल बेरूनी, ठीक है, अल बेरूनी के बारे में बताया मैंने, और पार्ट 2 में आपको मैंने इब्न बतूता के बारे में बताया है पूरी डिटेल में एकदम। ठीक है, और ये जो हमारा 3rd पार्ट है मेनली जो है ये है हमारा फ्रांसवा बर्नियर के ऊपर हमारा ये। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो फ्रांसवा बर्नियर है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो फ्रांसवा बर्नियर है मेनली इसके, जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा है आपको फ्रांसवा बर्नियर, तो ये कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था, पहली बात। और ये क्या था? एक डॉक्टर था ये, एक फिलोसोफर था ये, और एक इतिहासकार था। ओके, तो ये डॉक्टर भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार था ये तीनों इसकी क्या थी? क्वालिटी थी, पहली बात है। और ये फ्रांस से आया था। और देखो उसके बाद ये 17वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 17वीं शताब्दी में। और ये किस लिए आया था? ये भारत के अंदर जो उस समय दिल्ली के अंदर मुग़ल साम्राज्य है उसका शासन था। तो ये यहाँ पर मुग़ल दरबार में आया था, किस लिए? नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में ये यहाँ पर आया था। अब देखो यहाँ पर आगे, ये इसने जो ना, जो फ्रांसवा बर्नियर है, इसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका उसने क्या किया? उसने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? यूरोप से। किससे कंपेयर किया? यूरोप से। यूरोप से मतलब फ्रांस से। इसने जो कुछ यहाँ पर देखा कैसी कंडीशन इंडिया के अंदर है, उसका इसने कंपैरिजन किया, किसके साथ? यूरोप के साथ किया। ओके, अब देखो इसके अंदर यहाँ पर समझते रहना, मैं जो बात बता रहा हूँ को एक भी फालतू नहीं है इसके अंदर। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में यही कुछ देखने को मिलेगा जो आपको बता रहा हूँ मैं। ओके, अब इसके अंदर इसने क्या किया, जो फ्रांसवा बर्नियर है इसने एक बुक लिखी इंडिया में आकर के, मुग़ल साम्राज्य को देख करके उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। क्या नाम है? ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। बहुत कम पूछता एग्जाम के अंदर किस बुक का नाम बताइए। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये आपका फ्रांसवा बर्नियर है। अब देखो जो फ्रांसवा बर्नियर है ये फ्रांस से आया था, और ये फ्रांस से आया था उस समय जो फ्रांस का राजा था, राजा को बोलते थे लुई। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, और 10th में भी, कि जो फ्रांस के राजा होते थे उसको कहते थे लुई। तो उस समय जो राजा था उसका नाम था लुई 14वें। क्या नाम था? लुई 14th। ओके, और इसने जो बुक लिखी वो बुक किसको इसने सौंप दिया? किसको? लुई 14th को। मतलब कि बुक लिखा और इस बुक को किसको समर्पित कर दिया? मतलब उसको दिया लुई 14वें को। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखो जो लुई, अच्छा ये जो फ्रांसवा बर्नियर है इसने भारत के अंदर भूमि व्यवस्था को देख करके यहाँ को देखा कि भाई जो ज़मीन है उसके बारे में बर्नियर ने भारत में ज़मीन के जो मालिकाना हक है ना, मतलब कि भूमि स्वामित्व, उसके बारे में उसने क्या क्या कहा। और एक और बात ध्यान देना, फ्रांसवा बर्नियर ना वो एक ऐसा व्यक्ति था जो देखता था वही लिखता था। वो जो उसने देखा अपनी आँखों से उसने वही उसी बातों को अपनी बुक के अंदर उसने मेंशन किया है, मतलब लिखा है। तो अब इसने क्या लिखा है? किसके बारे में? भूमि स्वामित्व के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, पेपर हमेशा पूछता है। इसमें पहला पॉइंट उसने क्या लिखा फ्रांसवा बर्नियर ने? सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको मैं फ्रांसवा बर्नियर सिर्फ बर्नियर बोलूँगा, शॉर्ट में नाम इसका बर्नियर। बर्नियर ने क्या कहा कि भारत के अंदर, भारत में कहाँ पर है? दिल्ली आया था वो, एक तरह से मुग़ल कहाँ पर थे? दिल्ली में थे। तो उसने देख करके क्या कहा? उसने कहा कि यहाँ पर निजी भू स्वामित्व का अभाव है। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो ज़मीन के मालिक है ना, वो, कहने का मतलब ये हो गया ज़मीन का कोई मालिक नहीं है। जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो ज़मीन की मालिक नहीं है। मालिक फिर कौन है? मालिक है मुग़ल। जो मुग़ल राजा है ना, वो सारे ज़मीन के मालिक हैं। और दूसरी बात उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो राज्य है ना, वो राज्य और निवासियों के लिए हानिकारक है। कहने का मतलब ये हो गया, उसने कहा कि जो निजी भू स्वामित्व है, किसी को भी पर्सनल अपना ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था। राजा ने ज़मीन दे दिया उसको और उससे वो टैक्स लेता था।
जब चाहे राजा उसको हटा दे सकता था उस ज़मीन से, उससे मालिकाना हक छीन सकता था। इसकी बात, ये बात किसने कहा है? बर्नियर ने। और ज़मीन न देना, आम जनता को ज़मीन न देना, उसका मालिक नहीं बनने देना, ये जो है राज्य के लिए और उसके निवासियों के लिए क्या एक हानिकारक है ये। ठीक है, और हानिकारक क्यों कहा अभी बताऊँ आपको। देखो थर्ड पॉइंट, जो इसने क्या कहा बर्नियर ने, सम्राट सारी भूमि का मालिक है, सेम बात वही है। और भूमि धारक अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कई वर्षों से खेती भी कर रहा है उसके ऊपर, फिर भी वो उसका मालिक नहीं है, अगर वो चाहेगा कि अपनी मृत्यु के बाद उस ज़मीन को अपने पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में दे दे, तो ये भी संभव नहीं था। ठीक है, कहने मतलब यही हो गया कि वो अपने बच्चों को, जिस पर कई वर्षों से इतनी मेहनत से खेती कर रहा था, वो अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकता था। अब इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि ये होगा हानिकारक। हानिकारक कैसे होगा भाई, ये बताओ। अगर ज़मीन आपने किसान को नहीं दिया है, उसे मालूम है कि ज़मीन मेरी नहीं है, कभी मुझे हटा दिया जाएगा, तो उस ज़मीन पर वो ढंग से खेती नहीं करेगा कभी भी, ना ही ढंग से खाद देगा। वो सिर्फ इतना ही उगाएगा जिससे सिर्फ उसका पेट भर सके। ठीक है, जिससे उसका सिर्फ पेट भर सके। इसीलिए जो बर्नियर ने कहा कि निजी भूस्वामित्व, जो निजी भूस्वामित्व है वो राज्य के लिए और निवासियों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आ जाएगा बिल्कुल, और ऐसे लिख देगा कि बर्नियर ने क्यों कहा था कि निजी भूस्वामित्व राज्य और निवासियों दोनों के लिए हानिकारक है, तर्क सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वे, अब देखो सर बर्नियर ने कुछ और बातें भी इसने कही है, उसको देखते हैं क्या कहा बर्नियर ने। इंपॉर्टेंट है सारी बातें, और इसमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे, तो समझना ध्यान से इसने कहा क्या है। बर्नियर ने क्या कहा, ये सारी बातें उसने भारत को लेके कहा है। पहली बात इसने ये कहा, इसमें देखो इसने क्या कहा है, इसमें जो है बर्नियर ने फ्रांस के राजा लुई 14वें, उसको उसने चेतावनी दी, उसको वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? देखो उसने कहा कि यदि यूरोप के शासकों ने भी, पूरे यूरोप को भी, लुई जो 14वें था उसके अलावा भी, और पूरे यूरोप के जितने भी देश थे सबको उसने एक सीख दिया उसने। ठीक है, इंडिया को लेकर के उसने क्या कहा कि यदि यूरोप के शासकों ने भी मुग़ल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य की बर्बादी, उसके राज्य भी क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, उसने यही कहा है यहाँ पर कि जैसे भारत के अंदर जो मुग़ल राजा हैं, है ना, जो मुग़ल वंश है, वो लोग किसानों को, आम जनता को ज़मीन देते हैं सिर्फ खेती करने के लिए, लेकिन मालिकाना हक अपने पास रखते हैं। जब तक वो टैक्स देता रहेगा, उस ज़मीन से लगान देता रहेगा, तब तक तो ठीक है, वरना छीन लेंगे। इससे क्या, ये हानिकारक है। और इसीलिए यहाँ के जो किसान हैं वो सही से काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है उसकी वो लोग इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। तो इस यही बात उसने यूरोप के लोगों को कहा, यूरोप के शासकों को, सारे यूरोप को कहा कि आपने भी ऐसा किया ना, अगर जैसे इंडिया में मुग़ल लोग करते हैं तो आपके राज्य भी बर्बाद हो जाएंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखे आपके राज्य भी, इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के राज्य बर्बाद हो रहे थे। तभी ने बात ये कहा है कि भाई भारत के राज्य बर्बाद हो रहे थे, इसलिए उसने कहा है कि आपके राज्य भी बर्बाद हो जाएंगे। एक एक वर्ड का समझना मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मतलब है यहाँ पर। अब देखो सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा बर्नियर ने, ये कहा कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। कहने का मतलब ये हो गया, भारत में मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं। मिडिल क्लास वो होता है ना बहुत अमीर होता है ना बहुत गरीब होता है। ठीक है, तो उसने कहने का तो यहाँ मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर मिडिल क्लास है नहीं, तो सिर्फ एक ही वर्ग है बस, है ना, मिडिल क्लास नहीं है, सिर्फ मिलेंगे आपको क्या, गरीब लोग। भारत में केवल गरीब लोग हैं, और अमीर हैं भी तो वो सिर्फ कौन है, जो मुग़ल राजा वगैरह हैं, जो मंत्री उनके, वही लोग अमीर है बस। तो बीच का तो कोई है ही नहीं, या तो गरीब है या बहुत अमीर है। तो इसलिए उसने कहा बर्नियर ने कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है यहाँ पर बर्नियर ने, क्या कहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात का। बर्नियर ने क्या कहा है, ये राजा जो भारत है, जो वहाँ का जो राजा है भारत का, राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। कहने मतलब भारत जो है भिखारी कहा उसने इंडिया के लोगों को, कि हमारी जो कंडीशन बहुत ख़राब थी उसमें,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बर्नियर ने ऐसा कहा है अपनी बुक के अंदर। उसने कहा कि राजा ना भिखारी राजा था वो, ठीक है, और बहुत ही क्रूर लोगों का राजा था वो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो, अब जो है इस जितनी भी इस बर्नियर ने बात कहा है ना सारी बातें, ठीक है ना, इंडिया को लेकर के, दिल्ली के बारे में लेकर के, अब इस बात का विरोध किया है इतिहासकारों ने। भारत के जो इतिहासकार हैं ना, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि इसने गलत बताया है इसने बातें अपने बुक के अंदर। कैसे? अब ये देखो, अब जो इंडियन जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको लेकर के बोला है कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बोला उसने जो बोला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो अबुल फज़ल है, अबुल फज़ल की किताब को देख करके, है ना, अबुल फज़ल की किताब को देख करके भारत के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि भाई जो बर्नियर ना, इसने जो भी कहा है गलत कहा है इंडिया के बारे में। अब क्या गलत कहा है, अब ये देखो कैसे कहा है। ओके, और ऐसी अबुल फज़ल की क्या बातें थी जिससे कि सपोर्ट मिला, इंडियन हिस्टोरियन को बोलने का मौका मिला। तो ये देखो यहाँ लिखा है, अबुल फज़ल कौन था? पहली बात ये, जो अकबर का सरकारी इतिहासकार था। कहने का मतलब हो गया कि अबुल फज़ल जो है अकबर का एक इतिहासकार था उसके दरबार में। तो इसने क्या लिखा है अपनी किताब में कि किसानों की रक्षा के बदले राजस्व लिया जाता था। तो यहाँ पर उसने ये कहा है किताब के अंदर अपनी कि जो भारत में जो आप ये कह रहे हो कि तंग करता है, बहुत क्रूर है, तो ऐसा नहीं था। वो जो हमारा अकबर था, मतलब मुग़ल जो राजा थे, वो लोग किसानों की रक्षा करते थे और बदले में उनसे राजस्व लेते थे। मतलब कि बदले में, मतलब इसके मतलब ये हो गया कि ये रक्षा कर रहे हैं फिर राजस्व ले रहे हैं। तो अच्छी बात है ना भाई, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं तो रक्षा के बदले मतलब एक तरह से हम नौकरी कर रहे हैं, एक तरह हम काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ उनसे मांग रहे हैं हम। और उन्होंने ये भी कह दिया, अबुल फज़ल ने ये भी कहा है कि राजस्व केवल उपज के रूप में लिया जाता था, जबकि बर्नियर कहा है कि उनसे अधिक से लगान लेते थे, है ना। तो उसने कहा भाई लगान और राजस्व तो था ही नहीं, समझे बात आप, कि लगान तो था ही नहीं, केवल जो किसानों ने अनाज उगाया है उसी अनाज का कुछ हिस्सा जो है लिया जाता था, ना कि उनसे कर ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस टाइप का। तो इससे क्या हुआ, सपोर्ट मिल गया बोलने का। तब इसलिए इन बातों से बर्नियर की बातों का खंडन किया जाता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बर्नियर ने भारत के विषय में जो कहा कि क्या वह सत्य है, यह सत्य है तो कहाँ तक सत्य है। तो आपको यही सारी बातें बतानी है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर बर्नियर ने ये कहा कि जो है भारत के अंदर 3 प्रकार के जो हैं वर्ग देखने को मिलते हैं, जो व्यापार वगैरह करते हैं ना, 3 तरह के व्यापारिक जो 3 तरह के जो हैं वो वर्ग देखने को मिलते हैं। वो कौन? उसने कहा पहले महाजन होते हैं, सेठ होते हैं, और तीसरे नगर सेठ होते हैं। तो उसने कहा कि जो पश्चिम भारत है ना हमारा, पश्चिम भारत के जो व्यापारी हैं उसे बर्नियर कहता है, उनको महाजन कहते थे लोग। उसने कहा है कि जो व्यापारी होते थे, सिंपल एकदम, कि जो व्यापारी होते थे ना उनको कहते थे महाजन, और जो व्यापारियों की जो हेड होते थे, मुखिया, उन्हें कहते थे सेठ। और जो पूरे व्यापार के जो है पूरा एक ग्रुप हो गया, और इन ग्रुप का जो लीडर होगा ना मेन एकदम, उसे कहते थे नगर सेठ। क्या कहते थे? नगर सेठ। अब आगे देखो यहाँ पर बर्नियर ने क्या कहा है। बर्नियर ने ये कहा है कि मुग़ल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। कहने का मतलब हो गया, बर्नियर ने जो भारत के जो शहर हैं, स्पेशली कौन सी, दिल्ली, उसने कहा कि ये शिविर नगर हैं। नगर का मतलब शहर होता है, शिविर का मतलब होता है कैंप। शिविर को कहते हैं इंग्लिश में कैंप। तो कैंप एक ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत लोग, परेशान लोग रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ लोगों को चंदा लेकर के उनको कुछ ना कुछ भला किया जाता है। तो उस प्रकार से उसने कहीं ना कहीं भारत का जो है एक नेगेटिव जो है उसके रूप को दिखाया है इंडिया के, कि भाई ज़्यादा विकसित नहीं है इंडिया। कहने मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इसने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर उसने बताया है बर्नियर ने, वो है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा होती क्या है पहले समझो आप। सती का मतलब होता है आग में जलना। सती का मतलब होता है आग में जलना। तो उसने लिखा है सती प्रथा के बारे में कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती हैं,
सती प्रथा देखो है क्या, पहले सती प्रथा पति के मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता था, ठीक है, कि ऐसा माना जाता था कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी जो है उसका क्या काम है, जो कुछ था उसका पति था, अब पति नहीं है तो पत्नी की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए पति की चिता के साथ पत्नी को भी जलना पड़ता था। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसे कहते हैं सती प्रथा, ठीक है। तो अब देखो उसने कहा कि कुछ महिलाएं तो बड़ी खुशी खुशी आग अपने आप को आग में जला लेती थी पति की चिता के साथ साथ, और कुछ महिलाएं मरने से डरती थीं तो उसको ज़बरदस्ती लोग मरने के लिए बाध्य करते थे, लोग ज़बरदस्ती उसको आग में जलाते थे। सोचो कितना खतरनाक है। अब देखो यहाँ कटिंग भी है आपके, ये एनसीईआरटी पेज के 135 नंबर पेज पर आपका दिया हुआ ये। इसमें देखो क्या है, इसमें सती बालिका, एक सती बालिका का एक छोटा सा कटिंग है, मैंने यहाँ पर लगाया है आपके लिए। तो इसमें देखो है क्या, ध्यान दो उसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से बनेगा आपका कि फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या कहा है, उसके विचार बताइए। देखो इसने ये कहा, देखो बहुत ही खतरनाक बात है इसके अंदर, पढ़ोगे आप तो। इसने कहा है कि लाहौर में मैंने बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष, केवल 12 वर्ष की थी, और उसको मैंने बलि होते हुए देखा। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी सी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। जब वो जलने जा रही थी तो पहले से लगी थी कि जिंदा नहीं तो पहले से ऑलरेडी मर चुकी है। उसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसको जो उसके दिमाग पर उसको देख कर चेहरे से उसको जो चेहरा उड़ा हुआ था पहले से ही, चेहरे की जो चमक थी वो उड़ चुकी थी उसके, वो बहुत टेंशन में थी वो तो, और वो कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। तो ये ब्राह्मण, ये बूढ़ी औरत लोग सबने समझा जाकर इसको वहाँ तक ले गए और उसे लड़कियों पर बैठाया, उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो भाग ना पाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। सोचो ये सारी बातें उसने खुद, और मैंने आपको कहा है कि पहले ही कि उसने जो देखा है अपनी आंखों से वही लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। और आपने भी पहले भी सुना होगा कि सती प्रथा पहले थी इंडिया में। तो ये सारी बातें हैं, किसने कहा है ये, अब तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। आगे चल करके इसको 1829 में, जहाँ तक मुझे याद है 1829 में, हाँ 1829 या 1729 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपसे पूछता नहीं एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए। लेकिन तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और ये 3 वीडियो मैंने अपलोड किए, इन 3 वीडियो देखने के बाद आप अपने बुक के एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन टोटल आप सॉल्व कर लोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ओके, आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम जो चैप्टर है अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।